नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अब जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी का समर्थन किया है। AIMIM के मुताबिक अगर चुनाव आयोग मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़ने की इजाजत देता है तो उनकी पार्टी में मुख्तार का स्वागत है। दरअसल आज ही BSP प्रमुख मायावती ने मऊ सीट से मुख्तार अंसारी का टिकट काटने का ऐलान किया है, लेकिन इसके बाद AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि वो मुख्तार अंसारी को टिकट देने के लिए तैयार हैं। खास बात यह कि यूपी दौरे के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ पहुंचने पर सबसे पहले एक और बाहुबली नेता अतीक अहमद को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। अतीक अहमद भी जेल में है, लेकिन ओवैसी ने उनकी पत्नी के जरिए सदस्यता उन्हें दिलवाई है। और अब एक अलग तरह का दांव चला है ओवैसी ने बाहुबलियों को अपने पार्टी में शामिल करवाने का, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अभी जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी का समर्थन कर दिया है। उनकी पार्टी के मुताबिक अगर चुनाव आयोग मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़ने की इजाजत देता है तो उनकी पार्टी मुख्तार का वेलकम करेगी। आज ही BSP प्रमुख मायावती ने मऊ सीट से मुख्तार अंसारी का टिकट काटा, उनका ऐलान किया और उसके साथ ही AIMIM ने इस बात की घोषणा कर दी। ओवैसी की पार्टी के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने यहां तक कहा कि मऊ से अगर मुख्तार अंसारी उनकी टिकट पर न लड़कर निर्दलीय भी लड़ते हैं तो भी AIMIM उनका समर्थन करेगी। अहमद को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की ओवैसी साहब ने। अब मुख्तार अंसारी को लेकर सवाल खड़े हुए। आज मायावती ने ट्वीट करके कहा कि हम इनको टिकट नहीं देंगे। क्या मुख्तार को आप अपनी पार्टी में लाएंगे एज ए प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, मैं आज से नहीं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि मुसलमान यूज एंड थ्रो है। मुसलमानों को तमाम नाम नहाज सेकुलर पार्टियों ने इस्तेमाल करके फेंक दिया, चाहे वो जनता हो चाहे वो नेता हो। आज आजम खान साहब बेचारे का क्या हाल है, आप बताइए मुझे। कोई आवाज़ है उनके लिए? जब ज़रूरत पड़ी मुख्तार अंसारी को की तो मायावती ने इस्तेमाल कर लिया, आज उठा करके फेंक दिया। तो अपनी पार्टी में लेने वाले हैं, ऐलान करेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इस बात की इजाज़त देता है कि मुख्तार अंसारी इलेक्शन लड़ सकते हैं तो यकीनन मैं उनका अपनी पार्टी में अगर वो आना चाहेंगे तो मैं स्वागत करूंगा उनका। टिकट भी दिया जाएगा। अगर वो लड़ना चाहेंगे मऊ से तो इंशाअल्लाह ताला हम टिकट भी देंगे, और अगर वो इंडिपेंडेंट वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो हमारी पार्टी पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी उनको। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता असीम वकार ने भी कहा कि मुख्तार अंसारी के दरवाजे उनकी पार्टी के लिए खुले हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं आप सबसे कि आइए, हमारी पार्टी में आइए, MIM में हम आपको टिकट भी देंगे और वोट भी दिलाएंगे और आपको विधायक भी बनाएंगे। ये वक्त है इन फासिस्ट ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने का। ये आज आपको भी इस्तेमाल करके कल आपको भी मक्खी की तरह छोड़ देंगे। MIM सबके लिए दरवाजे उसके खुले हैं। जिन मुसलमानों को टिकट चाहिए है, आप हमारे पास आइए, हम आपको देते हैं टिकट। असीम वकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव पार्टी के नेता हैं, और उन्हीं के इस बयान के साथ ही असीम जी मैं शुरुआत करना चाहती हूं। बहुत स्वागत है आपका। आपने कहा अब वक्त आ गया है कि फासिस्ट नेताओं की जो ताकत है उन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए, लेकिन ये जो उखाड़ने की प्रक्रिया है उसमें ओवैसी की पार्टी को डॉन पसंद आएंगे और उनके जरिए इन ताकतों को उखाड़ फेंकने की कवायद होगी। बहुत बढ़िया सवाल आपने कर लिया। 2017 से और अभी आज सुबह तक, यानी 2021 की आज की सुबह तक, यही जो आपके डॉन हैं ये मायावती जी के साथ थे। तब तक तो ये माफिया नहीं थे, मायावती जी को पता ही नहीं था माफिया हैं ये। वो बिल्कुल सीधी सादी। ये जो आपके डॉन हैं बाहुबली जिनको आप कह रही हैं, ये 4 बार विधायक रहे, मायावती जी से भी रहे और समाजवादी से भी रहे। अतीक अहमद साहब 5 बार के विधायक रहे, सांसद रहे, इन सभी पार्टियों से विधायक भी रहे, सांसद भी। किसी को नहीं पता था वो बाहुबली है, वो माफिया है, वो डॉन है। खाली इनकी पार्टी से निकले और सब हो गए, इनको पता चल गया एकदम, इनके पास अजगैब से मालूम हो गया कि ये माफिया है। मैं पूछ रहा हूं कि आज सुबह तक के ये आपके साथ थे, आपको जानकारी क्यों नहीं थी? दूसरी बात, अगर इलेक्शन कमीशन इनको चुनाव लड़ने की परमिशन दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन पर अभी कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। ठीक।
तो जिसको भारत का संविधान चुनाव लड़ने की परमिशन देता है, उसको चुनाव लड़ाने में किसी और को क्यों परेशानी हो रही है? ये जो आप सवाल कर रहे हैं असीम जी, बीएसपी के कोई नेता मेरे साथ है नहीं, लेकिन बीजेपी से अनिला सिंह जी जुड़ गए। अनिला जी, आपका भी स्वागत है। अनिला जी, आपको क्यों तकलीफ होती है किसी डॉन को अगर एआईएमआईएम के नेता शामिल करना चाहते हैं, किसी माफिया को शामिल करना चाहते हैं, किसी बाहुबली को शामिल करना चाहते हैं अपनी पार्टी में, बीजेपी को क्यों तकलीफ होती है? नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं ना ओवैसी साहब का। बिल्कुल इतने बड़े बड़े जो माफिया हैं, डॉन हैं, ऐसे लोग जिन्होंने हमारे प्रदेश के लोगों की जमीनें हथियाई हैं, कत्ल किए हैं, डकैतियां, किडनैपिंग इनका उद्योग रहा है, ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लें, जिससे कि ये पता चले कि ऐसा व्यक्ति जो ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में आकर कि मैं यहाँ पर 20% की जो आबादी है उसकी मैं राजनीति करूंगा, तो लोगों को ये समझ में आ जाए कि साहब ऐसे लोगों को ये वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं अपने राजनीतिक दल में। तो क्या इन्होंने ये सोचा हुआ है कि 20% मुसलमान जो मेरे प्रदेश में रहता है वो क्या अतीक अहमद और अंसारी टाइप के लोगों का स्वागत करेगा, ऐसे राजनीतिक दल का स्वागत करेगा? और सबसे बड़ी बात ये है, ये तो वो लोग हैं जिनकी जरूरत बीएसपी, एसपी, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों को चाहिए होती है। जो लोग ये बाहुबली लोग हैं, ये लोग डरा धमका कर वोट डलवाते हैं। तो जिन लोगों ने कोई काम नहीं किया है और केवल इसी आधार पर चुनाव में जाते हैं कि डरा धमका कर वोट डल जाएंगे, उनको इनकी खासी जरूरत होती है। तो ओवैसी साहब का जो पॉलिटिकल परफॉर्मेंस रहा है हमारे प्रदेश में, वो सबके सामने है। जमानतें जब्त होती हैं इनके कैंडिडेट्स की। नहीं, तो लेकिन अभी तक तो बीजेपी की बी टीम कही जाती थी, तब तक तो अनिला जी बीजेपी को भी बुरा नहीं लगता था, वोट कटवा पार्टी कही जाती थी। नहीं, देखिए ऐसा है, आप बोलोगे कि ये आप मतलब नॉट पर्सनली हुई आपके चैनल नहीं, आपका मतलब होता है जनरली जो लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो उससे तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से अपमान हो रहा है। अपमान इसलिए हो रहा है, ऐसा घटिया आदमी जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करे, हमारी फौज का अपमान करे, हमारे तिरंगे का अपमान करे, उसको हम बी क्या सी क्या, हम अपनी जेड टीम तक में नहीं रखना पसंद करेंगे। बिल्कुल जो कोर्ट के बाहर वाली लाइन है ना, उससे भी 10 मीटर कहेंगे कि दूर रहो और रखो अपने पास अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को। भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है। तो असीम जी, ऐसा लग रहा है अनिला जी की भाषाओं को मैं समझूं तो वो कह रहे हैं कि आप जिस तरह से बाहुबलियों को अपनी पार्टी में शामिल कराना चाह रहे हैं, जो आपने एक रणनीतिक मूव लिया है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, ये आपको बहुत बड़ा घाटे का सौदा साबित होने वाला है। चुनाव होने दीजिए, चुनाव के बाद देखते हैं किसको घाटा होता है, किसको फायदा होता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो 20% मुसलमानों की बात कर रही थी अभी अनिला जी, 20% मुसलमानों की आवाज बनाने के लिए आपको इन बाहुबलियों का सहारा लेना पड़ेगा। 37% आपराधिक एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी में और 20 से ज्यादा ऐसे एमएलए हैं जिन पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप है, संगीन आरोप। तो मैं अगर ये कहूं कि अनिला जी में अगर हिम्मत है तो बोल के दिखाएं, किसी एक एमएलए को बाहर निकलवाएं। अनिला जी, दाग अपनी पार्टी के है तो अच्छे हैं, दाग अपनी पार्टी में है तो अच्छे हैं, दूसरी पार्टी में है तो भाई वो अपना खुद ही कब्र खोद रहे हैं, आप इस तरह से परिभाषित करेंगे? नहीं, वैसे तो कायदे से अगर गुड सिनेरियो देखा जाए तो किसी भी राजनीतिक दल के पहलू में किसी प्रकार के दाग नहीं होने चाहिए, पर बहुत सारे दाग जो है ना जानबूझ के छिटके जाते हैं। राजनीतिक कहीं ना कहीं कारण होते हैं उसके। तो अगर ये कहा जाए कि भाई ये जो दाग लगाए हुए हैं ये जो है एक्चुअल है, तो एक्चुअल तो कोर्ट सिद्ध करेगा कि वाकई में एक्चुअल है कि नहीं है। इसमें अक्सर 90% जो मुकदमे होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इंस्पायर्ड होते हैं। तो इसलिए मैं तो कभी नहीं गिनाती हूँ कि किस राजनीतिक दल में कितने दागदार एमएलए एमपी बैठे हुए हैं। मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल बिना दाग वाले राजनेता सामने आना चाहिए। पर हाँ, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत किस पार्टी से होनी चाहिए? दूसरी पार्टी से होनी चाहिए या अपनी पार्टी से होनी चाहिए? ये भी अहम सवाल है सभी पॉलिटिकल पार्टी से। इधर मुख्तार अंसारी का टिकट काटे जाने की जानकारी देते हुए मायावती ने ट्वीट किया है, बीएसपी का आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया। ओवैसी जी,
कि पार्टी ने जिस तरह से मौका लपकाया, असीम जी ऐसा लग रहा था कि बीएसपी के इस स्ट्रैटेजी का आप लोगों को पहले ही पता चल गया था और आपने कहा कि भाई अल्पसंख्यकों को अपनाना है तो चाहे वो कोई भी हो उसे हम अपने साथ रख लेंगे। बिल्कुल, जो टिकट मांग रहे हैं वो आए हमारे पास, करोड़ों रुपए खर्चा करके इन लोगों से टिकट ना लें। ये आपके पैसे भी लेंगे, आपको चुनाव भी हरवाएंगे। ये आपसे पैसे लेने के बाद अपना वोट आपकी तरफ कन्वर्ट नहीं करते। आप इनको पैसे मत दीजिए, आप आइए हमारे पास, जिनको चुनाव होना है वो आए। अच्छा, आने वाले दिनों में और भी बाहुबली यूपी के जो है वो आपकी पार्टी में होंगे, देख सकते हैं? देखते हैं कौन कौन आता है। नहीं, आप ले लेंगे ना? वो तो हमारे ऊपर है कि हम किसको लेंगे किसको अभी तो नहीं आपने लेंगे। बोला ना कि पैसे देकर हम टिकट नहीं देते हैं, अब वो आएंगे तो हम ले लेंगे, तो बाहुबली जो और आएंगे तो ले लेंगे ना आप उनको? नहीं, आने दीजिए, पहले देखते हैं कौन लोग आ रहे हैं। भेजिए, आप भी भेजिए लोगों को। हमारी हैसियत कहाँ है भेजने की? अनिला जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका भी। देखिए प्रीति जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो इस तरीके का इंस्टीट्यूट है जैसे जो IIT IIMs होते हैं, और ओवैसी साहब ने अपना इंस्टीट्यूट ऐसा खोला हुआ है जो कस्बे में होते हैं, डोनेशन लेकर ये दाखिला ले लेते हैं। तो ये उनका वही हाल है, अतीक अहमद हो चाहे अंसारी हो, कि डोनेशन भी देंगे भारी मात्रा में इनके राजनीतिक दल को, और ये है गुंडागर्दी भी करवा के वोट डलवाएंगे। और इनको ये समझ लेना चाहिए इनके दिन पूरे हो चुके हैं, तभी मायावती ने भी लात मार के निकाल दिया, नहीं तो ये वही मायावती हैं जो विकास दुबे भी उनकी पार्टी में रह चुके हैं। तो सीधी सी बात है, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। तो चाहे वो मायावती जी कहते रहे कि अब मैं टिकट नहीं दूंगी, अब मैं किसी और को टिकट दूंगी, और ये झोली फैलाकर बैठ के अरे अरे आ जाओ हमारी झोली में आके गिर जाओ। तो अतीक अहमद, अंसारी, जितने भी इस प्रकार के लोग हैं आके इनकी झोली में गिरेंगे तो सबसे पहले तो इन्हीं की पीठ में खंजर भोंकेंगे। तो अवैसी साहब को समझ लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश में अगर राजनीति कर रहे हैं तो सोचे कि अगर अतीक के सहारे, अंसारी के सहारे यहाँ पर राजनीति कर लेंगे तो बहुत भारी गलत फहमी में है। और भारतीय जनता पार्टी तो खुश है, शुक्रिया अदा करती है, चेहरे सामने आ रहे हैं ऐसे नेताओं समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। असीम वकार जी, आपका भी शुक्रिया। और 2 दिन पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में अतीक अहमद को पार्टी की सदस्यता दिलाई और अब AIMIM एक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को न्योता दे रही है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर वो उन्हें चुनाव आयोग इजाजत देता है कि वो चुनाव लड़े तो फिर उनका पार्टी में स्वागत है, और अगर वो उनकी पार्टी से नहीं चुनाव लड़ना चाहते, निर्दलीय लड़ना चाहते हैं, तो भी पार्टी उन्हें पूरा समर्थन करेगी। ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कहना है। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ओवैसी की पार्टी ने अतीक अहमद को पहले शामिल कराया और मुख्तार अंसारी को जैसे बीएसपी ने उनका टिकट मऊ से काटा, उसके बाद ही उन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि मुख्तार अंसारी को हम अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी की कोरोना पर बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में वैक्सीनेशन की समीक्षा की जा रही है। साथ ही जानकारियां ये भी मिल रही है कि विक्रांत यादव जानकारी दे रहे हैं कि इस वैक्सीनेशन प्रोसेस के मद्देनजर और भी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है। कोरोना पर एक्शन में है प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी की कोरोना पर बैठक हो रही है और ये बड़ी बैठक बताई जा रही है। बैठक में वैक्सीनेशन की समीक्षा की जा रही है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है। जानकारी ये मिल रही है कि कोरोना और साथ ही साथ वैक्सीनेशन का प्रोसेस बहुत तेजी से भारत में बढ़ रहा है और एक बड़ा परसेंटेज है जो कि वैक्सीनेटेड हो चुका है, और इसी के मद्देनजर बड़ी बैठक हो रही है। जानकारी ये मिल रही है कि 3rd वेव जिसके बारे में लगातार जानकारियां आ रही हैं, साथ ही एक वायरल बुखार भी फैला हुआ है खास तौर पर उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में। ऐसे में प्रधानमंत्री ये महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं जिसमें जानकारी मिल रही है कि वैक्सीनेशन के प्रोसेस को लेकर एक समीक्षा की जा रही है कि हमने अभी तक कितना वैक्सीनेशन देश भर में किया है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और कैसे हम इस वैक्सीनेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इसी के इर्द गिर्द ये पूरी बड़ी बैठक हो रही है प्रधानमंत्री की कोरोना पर। ये बड़ी बैठक, विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, और क्या जानकारी? देखिए, पिछले कुछ दिनों में वैक्सीनेशन का काम काफी तेजी से हुआ और हमने देखा कि एक दिन में 1 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन किया गया। लेकिन अभी भी भारत सरकार को ये लगता है कि लक्ष्य को और तेज करना होगा, क्योंकि एक बड़ी आबादी को 1 डोज लग चुकी है और तेजी से दूसरी डोज भी लोगों को लगे। और गाँव देहात, दूर दराज के इलाकों में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, तो वहाँ पर किस तरीके से इनको तेज किया जाए, राज्य सरकारों के साथ भी एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम किया जा रहा है। और लगातार वैक्सीन की हालांकि सप्लाई में
में अब जो शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कतें थी वो सब सरकार का कहना है कि सुलझा ली गई है और इसी कारण वैक्सीनेशन में तेजी रफ्तार आई। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के केस मामले बढ़ते हुए भी देखे गए, हालांकि वो केवल केरल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दिखाई दे रहा है, बाकी सभी राज्यों में डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। लेकिन अब चूंकि त्योहारी सीजन भी शुरू हो रहा है, त्योहारी मौसम है, आने वाले समय में आज गणेश चतुर्थी के साथ ही कहा जाता है कि त्योहारी सीजन मौसम शुरू हो जाता है, तो किस तरीके की तैयारी रहेगी और ताकि कोरोना की जो दूसरी लहर पर जिस तरीके से सफलता पाई गई है उसे दबाया गया है, वैसी ही मामलों को रखा जा सके और कोरोना दोबारा से सामने ना आए, इन सब तमाम चीजों को लेकर, तैयारियों को लेकर ये बैठक की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया विक्रांत। वहीं यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने मायावती और ओवैसी पर निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है, ये कहा है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बड़े बड़े माफियाओं पे आपकी सरकार, आप खुद कानून मंत्री हैं, कार्रवाई हो रही है, उनके घर गिराए जा रहे हैं। अतीक के परिवार और अतीक को ओवैसी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। भारत की राजनीति में, विशेषकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुचिता की बात हो। कोई भी व्यक्ति जो अपराधी है, जो माफिया है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है, उसको भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेगी। हम ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 4.5 साल के दौरान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हर स्तर पर सभी जनपदवार, थानावार समीक्षा करके ऐसे अपराधियों को चिन्हित कराया। लेकिन मायावती ने आज एक ट्वीट किया और ये कह दिया कि मुख्तार और ऐसे अपराधियों को हम अपनी पार्टी में नहीं शामिल करेंगे, टिकट नहीं देंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से इसकी पक्षधर है और हमारा मानना है कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिन लोगों का कानून में भरोसा नहीं है। मायावती के फैसले पर केंद्रीय मंत्री आजम मिश्रा ने क्या कहा है, आइए सुनिए। मुख्तार अंसारी को टिकट दिया किसने? आज भी मुख्तार अंसारी के भाई जो सांसद हैं वो बसपा से ही सांसद हैं। उनको टिकट किसने दिया? पहले उनको क्या पता नहीं था कि माफिया है ये? अगर उनको ये नहीं पता था, 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं और कोई मुख्यमंत्री अगर अपने प्रदेश के माफियाओं के बारे में भी जानकारी नहीं रखता है तो ये निश्चित रूप से एक चिंतनीय बात है। और जिस तरह से आज मायावती कह रहे हैं वो इस कारण कह रही हैं क्योंकि हमारी सरकार ने मुख्तार अंसारी एक नहीं ऐसे अनेकों माफियाओं के विरुद्ध जो सख्त कार्रवाई की है। और मुख्तार अंसारी का जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये तो प्रदेश में आने में डरते थे। आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट देने के मुद्दे पर बीजेपी नेता विजय पाल सिंह तोमर का भी बयान सामने आया है। अच्छा है यदि सब पार्टी ये सोचें किसी भी माफिया को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो इस तरह के माफिया और क्रिमिनल्स को जेल में डालने का काम किया है। किसने इनको नेता बनाया? अब यदि हृदय परिवर्तन हो रहा है बहन जी का तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी के बाराबंकी में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया। ओवैसी की जनसभा के दौरान तिरंगे के अपमान के आरोप में यह केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि उनकी रैली के दौरान मंच पर तिरंगा फहराने के बजाय लपेटा गया था। इससे पहले बाराबंकी की रैली को लेकर भी ओवैसी पर कोरोना नियमों के उल्लंघन और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप भी उसके तहत केस दर्ज हुआ है। 3 दिन के यूपी दौरे पर बाराबंकी पहुंचे AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाते हुए केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकारों पर निशाना साधा था। खबर अफगानिस्तान से। वहां पर तालिबान ने अमरुल्लाह साले के भाई रोहुल्लाह साले की हत्या की है। उनकी हत्या उस वक्त हुई जब वो पंजशीर से काबुल जा रहे थे। तालिबान के लड़ाकों ने उनकी पहचान होने के बाद उन्हें गोली मार दी। तो बड़ी खबर इस वक्त अफगानिस्तान में जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तालिबान के लड़ाके जहां जहां उन्हें ऐसे अंदेशा है कि उनकी आवाज को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, वहां वहां वो दहशत बढ़ाने की कवायद कर रहे हैं। और ऐसे में तालिबान ने अमरुल्लाह साले के भाई रोहुल्लाह साले की हत्या की है। उनकी हत्या उस वक्त हुई जब वो पंजशीर से काबुल जा रहे थे। तालिबान के लड़ाकों ने उनकी पहचान होने के बाद उन्हें गोली मार दी। तो साले के भाई की हत्या पंजशीर में दहशत बढ़ाने और कायम करने की लगातार कवायद, और इसमें
अब ये हो रहा है कि चुन चुनकर उन लोगों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है जो तालिबान का सबसे ज्यादा विरोध करते रहे हैं। उनके परिवारों को निशाना बनाया जाता रहा है, वो चाहे पत्रकार हो, वो चाहे तमाम जो रेजिस्टेंट फ्रंट के नेता हों, उनके परिवार के सदस्य हों, उन तमाम लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो इस पूरे विरोध की पहचान है। अफगानिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पंजशीर से सैकड़ों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। इन लोगों ने एक वीडियो जारी किया है, तालिबान लड़ाकों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। वीडियो के जरिए इन लोगों ने बताया कि तालिबान ने आम लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ दिए और उनको मिलिट्री बेस में तब्दील कर दिया। इन लोगों ने बताया कि पंजशीर में लोगों को जबरन उनके घरों से बाहर निकाला गया है और वहां इंटरनेट और फोन नहीं होने के बाद अब वो इतनी देर बाद ये बात सामने आ पा रही है, नहीं आई है इसी की वजह है कि वहां इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बाधित है। और इस वीडियो में सैकड़ों लोग अपने परिवार को लेकर पंजशीर से दूसरी तरफ निकलते दिखे हैं। पंजशीर में कैसे हालात हैं, इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर तालिबान के आतंकियों ने ही जारी की है और इस तस्वीर को क्यों जारी किया गया है यह भी आपको बताना बहुत लाजमी है। दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर कुछ दिन पहले की है जिसमें अमरुल्लाह साले बैठे दिख रहे हैं। यह तस्वीर उस वक्त की है जब उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर तालिबान को कड़ी टक्कर देने की बात कही थी। और दूसरी तस्वीर आज की है और इस तस्वीर में एक आतंकी बंदूक लिए उसी जगह पर बैठा है जहां कुछ दिन पहले अमरुल्लाह साले ने वीडियो रिकॉर्ड कर तालिबान को चेतावनी दी थी। यानी तालिबान पंजशीर में किस हद तक कब्जा कर चुका है वो इस तस्वीर से आसानी से समझा जा सकता है। और इस बीच साथ ही आपको ये बताएं, अफगानिस्तान से जुड़ी हुई एक और अहम खबर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लेकर एक अब नई साजिश रची है। न्यूज़ 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान से होने वाले व्यापार को पाकिस्तानी करेंसी में करेगा। और इससे पहले दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए डॉलर का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के मकसद से ये नई चाल चली है। और अगर पाकिस्तान की कोशिश रंग लाती है तो पाकिस्तानी करेंसी को भी इससे काफी फायदा होने की उम्मीद है। तो पाकिस्तान की नई साजिश देखिए। अब अफगानिस्तान में दूसरी बार किस तरह से लगातार माहौल बिगड़ रहा है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक और साजिश रची है जिसके मुताबिक अफगानिस्तान से होने वाले व्यापार को पाकिस्तान करेंसी में ही करेगा। इससे पहले दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए डॉलर का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के मकसद से ये नई चाल चली है। अफगानिस्तान में दूसरी बार सरकार बनाने के बावजूद तालिबान का एक खेमा परेशान है। दरअसल इस खेमे को अपने सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अखंदजादा की सलामती का डर सता रहा है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से अब तक अखंदजादा सामने नहीं आया है। उसकी चिट्ठियां और संदेश तो मिलते हैं, लेकिन लंबे वक्त से उसका कोई चेहरा नहीं दिखा है। ऐसे में तालिबान के उदार गुट को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके सुप्रीम लीडर के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। 20 साल की जंग और 18 महीने के कूटनीतिक दावपेच के बाद तालिबान अफगानिस्तान के किंग तो बन गए, लेकिन तालिबान का किंग यानी उनका सुप्रीम लीडर अब तक दुनिया के सामने नहीं आया है। तालिबान सरकार के ऐलान होने के बाद भी उनका सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबातुल्लाह अखंदजादा गायब है। हालांकि तालिबान के सरकार बनाने के बाद हिबातुल्लाह अखंदजादा ने एक बयान जारी किया था और इस बयान में सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संधियों और उन संकल्पों का सम्मान करने का दावा था जो इस्लामी कानून के खिलाफ नहीं है। साथ ही शरिया ढांचे के भीतर सभी देशवासियों को धार्मिक और आधुनिक विज्ञान के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मुहैया कराने का भी दावा है। सभी विदेशी राजनयिकों, दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों, मानवीय संगठनों और निवेशकों को अफगानिस्तान में सुरक्षा देने का भी भरोसा दिया। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब सरकार अपने उन कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजेगी जिन्होंने अब तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं ली है। पंजाब सरकार 15 सितंबर से ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई करेगी। इसमें उन कर्मचारियों को छूट रहेगी जिन्होंने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की वजह से वैक्सीन नहीं ली है। इस वक्त की ये अहम खबर पंजाब के लिहाज से, पंजाब में रह रहे उन लोगों के लिहाज से जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार के अंडर काम करते हैं, कर्मचारी हैं। पंजाब सरकार अपने उन कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजेगी जिन्होंने अब तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं ली है। पंजाब सरकार 15 सितंबर से यानी कि अब से ठीक 5 दिन बाद ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। इनमें उन कर्मचारियों को छूट रहेगी जिन्होंने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की वजह से वैक्सीन नहीं ली। चमन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। चमन, क्या ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हीं पर लागू होगा?
जी देखिए, ये पंजाब सरकार ने आज एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो पंजाब के जो सरकारी कर्मचारी होंगे ये सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा, क्योंकि तीसरी लहर कोरोना की आ रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए पंजाब सरकार ने अध्यापन तौर पर ये एडवाइजरी जारी की है कि जिनको एक भी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है उनको 15 तारीख तक से पहले या फिर वैक्सीन लगाइए या फिर उनको छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। जी, तो इसका मतलब ये है कि वो परमानेंटली छुट्टी पर चले जाएंगे या फिर उन्हें ये कहा जाएगा कि पहले आप वैक्सीन लगवाइए और फिर वापस आइएगा? जी देखिए, इस पे बस यही है कि उनका कहना यही था पंजाब सरकार का कि जब तक वैक्सीन नहीं लगाते तब तक उनको किसी भी कार्यालय में एंट्री नहीं मिलेगी। इसी वजह से उनको छुट्टी पे भेजा दिया जाएगा कि जब तक सबसे पहले वैक्सीन लगवाए। जी शुक्रिया। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद भी ये बात सभी को हैरान कर रही है कि उनका सुप्रीम लीडर आखिर है कहां। अखंदजादा का एक बयान जरूर सामने आया, लेकिन उस बयान पर भी ना तो उसके दस्तखत दिखे और ना ही कोई मुहर नजर आई, जिससे इस बयान पर भी काफी सवाल खड़े हुए हैं। हिबतुल्लाह अखंदजादा तालिबान का सुप्रीम लीडर, और यही वजह है कि तालिबान सरकार अपने ये बनने के बाद भी उसका सामने ना आना अनगिनत सवालों को जन्म देता है। अखंदजादा के बारे में तालिबानी प्रवक्ताओं से कई बार सवाल किए जा चुके हैं और हर बार उनका जवाब यही होता है कि वो जल्द ही सामने आएंगे। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक हिबतुल्लाह अखंदजादा कंधार में है और वो शुरू से कंधार में ही रहा है। जबीउल्लाह मुजाहिद ने ये कहा है कि बहुत जल्द दुनिया के सामने वो आएगा, और उधर इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं अखंदजादा आईएसआई के कब्जे में तो नहीं है। चर्चा इस बात की भी है कि आईएसआई ने अखंदजादा को अपने सेफ हाउस में रखा है, जबकि कुछ लोग उसके बीमार होने की भी बात कर रहे हैं। तो अखंदजादा पर किए गए सवालों पर तालिबान चुप क्यों रहता है? तालिबान सिर्फ ये कहकर क्यों रह जाता है कि जल्द अखंदजादा सामने आएंगे? और ऐसे जल्द सामने आने वाले बयानों के बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। दरअसल एक महत्वपूर्ण बात जिससे लगातार इस घटना पर सवाल उठ रहे हैं वो ये कि अखंदजादा का एक बयान जरूर इस तालिबान सरकार बनने के बाद सामने आया, लेकिन उस पर ना तो उनके दस्तखत दिखे और ना ही कोई मुहर नजर आई, जिससे इस बयान पर भी सवाल खड़े हुए हैं। हिबतुल्लाह अखंदजादा तालिबान का सुप्रीम लीडर है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता संभालते ही सरेआम अत्याचार की तमाम तस्वीरें आ रही हैं। देश और दुनिया तक उनकी असलियत सामने नहीं आए, इसके लिए तालिबान ने पत्रकारों को निशाना बनाया है। पत्रकारों को पीटने के अलावा प्रदर्शनकारी महिलाओं पर भी जुल्म जारी है। प्रदर्शनकारी महिलाओं के इस तेवर से तालिबान लड़ाके हैरत में है। तालिबान के खौफ के बीच प्रदर्शनकारी तमाम डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं और दूसरे लोग नारे लगाते सुनाई पड़े हैं, जिसमें अल्लाह के अलावा और किसी से नहीं डरने की मुनादी थी। तालिबान के विरोध के लिए सड़कों पर उतरी भीड़ आगे बढ़ती चली गई और उसमें शामिल बहादुर लोग हथियारबंद लड़ाकों को अपना सीना दिखाते हुए आगे बढ़ते चले गए हैं। तो देखिए, इतना भी किसी को मत डराइए कि दिल से डर ही खत्म हो जाए। ऐसी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता संभालते ही सरेआम अत्याचार की तस्वीरें आ रही हैं। देश और दुनिया तक उनकी असलियत सामने नहीं आए, इसके लिए तालिबान ने पत्रकारों को निशाना बनाया है। पत्रकारों को पीटने के अलावा प्रदर्शनकारी महिलाओं पर भी जुल्म किया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं के इस तेवर से तालिबान लड़ाके हैरत में है। तालिबान के खौफ के बीच प्रदर्शनकारी तमाम डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं और दूसरे लोग नारे लगाते सुनाई पड़े हैं। तालिबान का जोर जब प्रदर्शनकारियों पर नहीं चला तो उन्होंने इस प्रदर्शन को लोगों तक पहुंचाने वाले पत्रकारों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। तालिबानी लड़ाकों ने 2 पत्रकारों को जालिम की तरह पीटा। इस पिटाई में दोनों पत्रकारों के शरीर लहूलुहान हो गए। बताया गया कि इन पत्रकारों को तालिबानी आतंकियों ने हिरासत में ले लिया और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। इनके कपड़े उतरवाकर कोड़े बरसाए गए। एक पत्रकार की तो इस तरह पिटाई हुई है कि उसके लिए अपने पैरों पर चलना भी मुश्किल हो गया। उसे इलाज के लिए दूसरों की मदद से अस्पताल ले जाया गया। इस पत्रकार के चेहरे पर भी चोट के निशान दिखे। पंजशीर में तालिबान के कब्जे के दावे के बीच मसूद गुट ने एक वीडियो जारी किया है। एनआरएफ लड़ाकों की ओर से टॉप कमांडर साले रेगिस्तानी वीडियो उन्होंने जारी किया है। कहा है कि पंजशीर में जंग अभी खत्म नहीं हुई है और वो पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। एनआरएफ ने दावा किया कि उनके गुरिल्ला ग्रुप दुश्मनों को तहस नहस करने के लिए तैयार है।
امروز پنشیر قلب افغانستان است و به نمایندگی از افغانستان و آرزوهای مردم افغانستان که بارات از صلح و یک حکومت عادل است دفاع می‌کند. प्रधानमंत्री मोदी के कोरोना पर अहम बैठक की जानकारी मिल रही है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन के अभियान पर चर्चा की और इसके साथ ही उन्होंने त्योहारों के सीजन को देखते हुए जरूरी कदम उठाने पर जोर दिया है। और ये बात इस लिहाज से महत्वपूर्ण है जो बैठक चल रही है वो ये कि अब आने वाले दिनों में त्योहार का सीजन शुरू होगा। गणेश चतुर्थी हम मना रहे हैं और ऐसे में अब आने वाले दिनों में दशहरा दीपावली का उत्सव होगा जिसमें ज्यादा भीड़ लगने की गुंजाइश है, चाहे हम बाजारों की बात करें या फिर हम दूसरी जगहों की बात करें। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। न्यूज 18 के विक्रांत यादव बता रहे हैं कि कोरोना के मद्देनजर ये बैठक बहुत जरूरी है। इस वक्त विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, और क्या क्या हिदायतें और तैयारियों को लेकर बात हो रही है इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल बहुत ही अहम बैठक है क्योंकि इसको देखते हुए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब त्योहारी जो मौसम है वो पूरी तरीके से शुरू हो गया है। कहा यह जाता है कि गणेश चतुर्थी के साथ ही जो सर्दियों के त्योहार हैं उसका मौसम शुरू हो जाता है। आने वाले दिनों में दिवाली, दशहरा, तमाम बड़े त्योहार आएंगे तो उस दौरान बाजारों में भीड़ ना लगे, लोगों का संयम उसी तरीके से बना रहे जैसे पहले लोगों ने संयम दिखाया। और जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप देश ने देखा, देश के कई राज्यों में बुरी स्थिति बनी, वैसी स्थिति दोबारा ना बने तो इस त्योहारी मौसम में लोग अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन भी करें, साथ साथ कोरोना के जो नियम है उसका पालन भी करें। इन तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है और इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसको किस तरीके से और तेज किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों देखा हमने कि वैक्सीनेशन में काफी तेजी आई और एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा के वैक्सीनेशन की रफ्तार रही। लेकिन इसको और तेजी से आगे ले आना, क्योंकि एक बड़ी आबादी को पहला टीका लग चुका है, दूसरे टीके की तैयारियां उसी तेजी से चले, इन सब चीजों पर भी चर्चा चल रही है। और राज्यों के साथ, क्योंकि एक बड़ी भूमिका राज्य सरकारों की भी रहेगी, तो किस तरीके से जो केंद्र सरकार के विभाग है, चाहे वो गृह मंत्रालय हो या बाकी मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वो किस तरीके से राज्य सरकारों के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ आने वाले त्योहारी मौसम में कोरोना को लेकर के अपने दिशा निर्देशों का पालन करवा सकें। और अगर राज्यों को कहीं पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसमें केंद्र की क्या भूमिका रहेगी, इन तमाम चीजों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। विक्रांत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि कोरोना पर यह बड़ी बैठक हो रही है, राज्यों के साथ ये बैठक की जा रही है जिसमें मौजूदा वक्त में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन प्रोसेस पर बात हो रही है, साथ ही आने वाले त्योहारी सीजन में किस तरह से इस कोरोना से हमें लड़ना है उस पर बात की जा रही है। शुक्रिया आपका। जियो और गूगल का स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट दिवाली पर लॉन्च होगा। जियो और गूगल ने ये जानकारियां दी हैं। जानकारी के मुताबिक जियो फोन नेक्स्ट पर काम जारी है और जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा। इस 4G स्मार्टफोन को जियो और गूगल मिलाकर बना रहे हैं। बेहद किफायती जियो फोन को लॉन्च करने का ऐलान मुकेश अंबानी ने जून में 44वीं AGM में किया था। जानकारी के मुताबिक बेहद कम कीमत वाला ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा और इसमें ऐसे शानदार फीचर होंगे जो महंगे स्मार्टफोन में होते हैं। जियो फोन नेक्स्ट में वॉइस फर्स्ट फीचर भी होगा जिसकी मदद से कोई व्यक्ति अपनी भाषा में वॉइस कमांड देकर सोशल मीडिया और OTT कंटेंट सर्च कर सकेगा और देख सकेगा।